मुसलमान हो, जेल में नहीं हो, शुक्र मनाओ। मुसलमान हो, घर अभी बुलडोजर से ढहाया नहीं गया, शुक्र मनाओ। मुसलमान हो, जिंदा हो, लिंच नहीं किए गए, शुक्र मनाओ। मुसलमान होना इस देश में अपराध है। अधिकार तो मिलेंगे नहीं, पर देश में जो कुछ भी गड़बड़ है उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर मढ़ दी जाएगी। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्या सच में मुसलमानों के साथ बुरा हो रहा है या फिर ये सिर्फ विक्टिम कार्ड है? क्या कहते हैं आंकड़े? क्या है मुसलमानों के मौजूदा हालात? सवाल ढेर सारे हैं, इसलिए जवाब लेकर के हाजिर है पॉलिटिकल नारी। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये फिर आ गई हिंदू मुसलमान की बात लेकर के। अरे जब देश में हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है तो बात तो हम करेंगे ही ना। और जब तक ये सब होता रहेगा हम तब तक बात करते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। एक बार फिर एक सामाजिक कार्यकर्ता को पुलिस ने प्रताड़ित किया है। इसका कारण अभी तक तो एक्टिविस्ट का, सामाजिक कार्यकर्ता का मुसलमान होना ही नजर आ रहा है। और ये बात केवल हम नहीं कह रहे हैं, कोर्ट का बयान सुन करके आपको भी यही लगेगा। मुसलमान होना ही पुलिस वालों के हिसाब से सौहार्द को खराब करना होता है। कोर्ट को पुलिस वालों को बताना पड़ा कि तुम गलत कर रहे हो। दुश्मनी को बढ़ावा देने के एक कथित मामले में एक्टिविस्ट नदीम खान को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए पहुंच जाती है। पुलिस ने कहा कि तुम देश का सद्भाव बिगाड़ रहे हो, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो। इस पर कोर्ट ने जो कहा वो सुना जाना चाहिए। जस्टिस जसमीत सिंह ने टिप्पणी की कि देश का सद्भाव इतना नाजुक नहीं है और आम इंसान के विवेक पर भरोसा कायम रहना चाहिए। कोर्ट ने नदीम को गिरफ्तारी से राहत भी दे दी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कुछ तो ऐसा किया होगा नदीम ने जिसकी वजह से पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और गिरफ्तार करने पहुंच गई। चलिए हम बताते हैं ऐसा कौन सा पाप नदीम ने कर दिया था। पुलिस ने हैदराबाद में आयोजित एक प्रदर्शनी के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की। अच्छा, मतलब कि ये जो प्रदर्शनी है इसमें कुछ न कुछ एंटी नेशनल हरकतें हो रही थी, तभी तो पुलिस ने केस दर्ज किया ना। अरे सुनिए सुनिए, मैं बता तो रही हूँ ये प्रदर्शनी क्यों थी ये जान लीजिए आप। ये प्रदर्शनी थी न्याय और समानता के लिए। प्रदर्शनी जमाते इस्लामी द्वारा अपने राष्ट्रीय सदस्य सम्मेलन के हिस्से के रूप में पहाड़ी शरीफ के वादिये हुदा मैदान में न्याय और समानता विषय पर आयोजित की गई थी। एपीसीआर ने भी यहाँ पर स्टॉल लगाए हुए थे जिसमें हेट क्राइम के पीड़ितों और उनके द्वारा दी गई कानूनी सहायता, मानवाधिकार उल्लंघन, लिंचिंग और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बारे में जानकारी दी गई थी। मानवाधिकार के लिए आयोजित प्रदर्शनी से पुलिस और प्रशासन को इतनी दिक्कत आखिर क्यों हो गई? इसका असली कारण है पर्दे को गिराने की कोशिश करना। दरअसल इस प्रदर्शनी में लगे स्टॉल्स पर कानूनी सहायता, मानवाधिकार उल्लंघन, लिंचिंग और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह द्वारा की गई कथित सांप्रदायिक टिप्पणियों के वीडियो भी शामिल थे। अब समझ आया आपको असली कारण क्या था? नदीम इकलौते ऐसे मुसलमान नहीं हैं जिनको आवाज उठाने की सजा दी जा रही है। वैसे तो मौजूदा सरकार किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को कुछ खास पसंद नहीं करती है, पर उसमें भी अगर आप गलती से मुसलमान हैं तो फिर सरकारी मशीनरी का गजब का दुरुपयोग आपको देखने को मिलेगा। चाहे नदीम हो, फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर हो, उमर खालिद हो, सफूरा जरगर हो, जामिया के बच्चे हो या फिर शाहीन बाग की औरतें, देश के नियम कानूनों का जबरदस्त दुरुपयोग मुसलमानों के खिलाफ हुआ है और हो रहा है। आप सोचिए जरा, हालात क्या हैं कि नफरत के खिलाफ खड़े होना भी देशद्रोह बन जाएगा अगर आप मुसलमान हैं तो। गाजियाबाद के कविनगर थाने में बीते 7 अक्टूबर को ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई। जुबैर पर देशद्रोह जैसी भारी भरकम धाराएं लगाई गईं। ये एफआईआर बीजेपी के नेता और भड़काऊ भाषणों के लिए विवादों में रहने वाले कथित महंत यति नरसिम्हानंद के ट्रस्ट की महासचिव उदिता त्यागी की शिकायत के आधार पर दर्ज हुई थी। पूरा मामला क्या है ये भी जान लीजिए। इस्लाम को धरती से मिटा देना चाहिए, सभी मुसलमानों को खत्म कर देना चाहिए और आज जिन्हें हम मुसलमान बुलाते हैं उन्हें पूर्व में राक्षस बुलाया जाता था। ये दोनों बयान कथित महंत यति नरसिम्हानंद के हैं।
इसी बयान का वीडियो साझा करते हुए जुबैर ने एक्स यानी कि ट्विटर पर पोस्ट किया, जिसके आधार पर उदिता त्यागी ने पुलिस में शिकायत दी। अब ये बताइए, नरसिंहानंद का बयान गलत है या फिर उस पर सवाल उठाना गलत है? यानी कि अगर नफरत फैलाने वाला हिंदू है तो कोई बात नहीं, चलता है। नफरत को उजागर करने वाला देशद्रोही बना दिया जाएगा, उसे सजा दी जाएगी अगर वो मुसलमान है तो। उमर खालिद 4 साल से जेल में सड़ रहे हैं। कोर्ट को फुर्सत ही नहीं मिल रही है कि उनके केस की सुनवाई कर सके। जेलों में मुसलमानों को सड़ाया जा रहा है। दोष केवल इतना है कि वो मुसलमान हैं। अपनी जनसंख्या अनुपात से 2 गुना ज्यादा प्रतिशत में मुसलमान जेलों में हैं। साल 2022 की रिपोर्ट देखिए, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स जेल सांख्यिकी इंडिया 2021 के हवाले से द हिंदू ने बताया है कि 2021 में भारतीय जेलों में हिरासत में रखे गए कैदियों में 30% से अधिक मुसलमान थे, जबकि जनगणना 2011 के मुताबिक देश की जनसंख्या में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी केवल 14.2% है। जेलों में मुस्लिम कैदियों का प्रतिशत खास तौर से उन राज्यों में सबसे ज्यादा देखा गया जहां पे भाजपा सत्ता में है। उदाहरण के लिए हरियाणा, असम, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, इन राज्यों में मुसलमान जनसंख्या प्रतिशत में कम है मगर जेलों में सबसे ज्यादा हैं। वैसे ये बात यहाँ पे साफ तौर पे समझे जाने वाली है कि यहाँ पर जब हम बात कैदी की कर रहे हैं तो अपराधी कैदी यानी कि जिनका अपराध सिद्ध हो चुका है उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बात हो रही है उन कैदियों की जिन्हें हिरासत में रखा गया है। द हिंदू ने बताया है कि गुजरात की जेलों में कुल 372 मुस्लिम हिरासत में बंद थे, जो वहां हिरासत में बंद कुल कैदियों का 31% था, जबकि गुजरात में मुस्लिम आबादी 10% है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर 222 मुस्लिम हिरासत में जेलों में बंद थे, जो वहां की जेलों में हिरासत में बंद कुल कैदियों का 57% था, जबकि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी कुल 19% है। हरियाणा ने तो मुसलमानों के खिलाफ सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने में बेहयाई की सीमा ही पार कर दी। रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा की जेलों में तो हिरासत में बंद सभी कैदी मुसलमान थे। 2021 में कुल 41 कैदी हरियाणा के जेलों में हिरासत में थे और सभी के सभी मुसलमान थे, यानी कि 100%, जबकि हरियाणा में मुस्लिम आबादी महज 7% है। देश का पूरा सरकारी तंत्र मुसलमानों के दमन में लगा हुआ है। दुनिया में डंका बजवाने वाले दमनकारी होने का भी डंका दुनिया भर में बजवा रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि भारत में सरकारी तंत्र ने मुसलमानों के खिलाफ सुव्यवस्थित रूप से भेदभाव करने और सरकार के आलोचकों को बदनाम करने वाले कानूनों और नीतियों को अपनाया है। सत्तारूढ़ हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अंतर्निहित पूर्वाग्रहों ने पुलिस और अदालत जैसी स्वतंत्र संस्थाओं में पैठ बना ली है। ये बेखौफ होकर धार्मिक अल्पसंख्यकों को धमकाने, उन्हें हैरान परेशान करने और उन पर हमले करने की खातिर राष्ट्रवादी समूहों को लैस कर रही है। मुसलमानों पर आरोप बाद में तय होते हैं, एक्शन पहले ही हो जाता है। बुलडोजर अन्याय इस देश के मुसलमानों के साथ जिस तरह से हुआ है वो शायद ही कभी देश के इतिहास में पहले हुआ हो। मोदी सरकार में बुलडोजर किस तरह से दमन का हथियार बना ये सब ने देखा। अब इस पर अंतर्राष्ट्रीय थूथू भी हो रही है और लंबे समय से हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में मुस्लिमों के घरों, कारोबारों और उपासना स्थलों के गैर कानूनी विध्वंस को तत्काल रोकने की अपील की है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुहार लग रही है कि लोगों को बेघर करना बंद करो और खास तौर से मुसलमानों को निशाना बनाना बंद करो। एमनेस्टी ने एक नहीं 2 रिपोर्ट्स जारी की हैं। एक रिपोर्ट, इफ यू स्पीक अप योर हाउस विल बी डिमोलिश्ड, बुलडोजर इनजस्टिस इन इंडिया। हिंदी में समझिए, अगर आप आवाज उठाएंगे तो आपका घर गिरा दिया जाएगा। भारत में बुलडोजर अन्याय। और दूसरी रिपोर्ट, अनर्थिंग अकाउंटेबिलिटी, जेसीबीज रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बुलडोजर इनजस्टिस इन इंडिया। हिंदी में इसका मतलब हुआ भारत के बुलडोजर अन्याय में जेसीबी की भूमिका और जिम्मेदारी। रिपोर्ट में खास तौर से उन राज्यों का भी जिक्र है जहां सबसे ज्यादा बुलडोजर का सरकारी इस्तेमाल हुआ है। टॉप 5 राज्य जहां सबसे ज्यादा बुलडोजर कार्रवाई हुई है वो हैं असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। 4 में भाजपा की सरकार है तो वहीं दिल्ली में कानून व्यवस्था केंद्र यानी कि भाजपा के हाथों में है। पैटर्न तो आपको नजर आ ही रहा होगा। जो सवाल था ना कि कौन करवा रहा है ये सब,
तो जवाब भी आपको इस पैटर्न में नजर आ ही रहा होगा। 2014 में आई मोदी सरकार यानी मोदी सरकार 1 में जब संसद में मॉब लिंचिंग की बात उठी, तब मौजूदा गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जो बात कही उससे भाजपा का चाल, चेहरा और चरित्र पता चल जाता है। राजनाथ सिंह ने मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर जवाब देने के बजाय वो संसद में कहते हैं कि सबसे बड़ी लिंचिंग की घटना तो देश में 1984 में हुई थी। हर चीज का जवाब इनके पास यही है। देखो पहले भी तो हुआ था। अरे पहले हुआ था, मगर अब जिस तरह से पार्टी विशेष के लोग सरकारी संरक्षण में लिंचिंग कर रहे हैं उसमें अंतर तो है ना जी। और 1-2 घटनाओं और सैकड़ों घटनाओं में अंतर नहीं होता क्या? कुछ तो बात होगी कि मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही भयंकर तरीके से मॉब लिंचिंग की घटनाओं में वृद्धि हुई। मोहम्मद अखलाक से लेकर के रकबर खान तक 2014 से 18 यानी 4 सालों में मॉब लिंचिंग की 134 घटनाएं हुई। डेटा वेबसाइट इंडिया स्पेंट के अनुसार 2010 से 14 के बीच जितनी भी मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं उनमें से 97% 2014 के बाद हुई हैं। ऐसा क्या हुआ था 2014 में? ऐसा क्या बदल गया था 1 साल में? वो तो आपको पता ही है। पर इनसे जवाब मांगो तो कहेंगे कि उस 3% के बारे में भी बात करो पहले, जो हमारे समय में तो नहीं हुआ था। हेट स्पीच यानी कि मुसलमानों के प्रति नफरत भरे भाषणों के मामले भी वहीं सबसे ज्यादा बढ़े हैं जहां पे भाजपा सत्ता में है। इंडिया हेट लैब जो भारत में नफरती भाषणों पर नजर रखता है, उसने अपनी रिपोर्ट में पाया कि 75% ऑफ हेट स्पीच इवेंट्स इन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स, यानी कि हेट स्पीच के कुल मामलों में से 75% मामले भाजपा शासित राज्यों में हुए। जानबूझ करके देश के मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, जैसे दलितों को बनाया जाता है। दलितों को जेलों में कैसे सड़ाया जा रहा है, इस पर हमने रिपोर्ट की थी। वीडियो आप अभी भी हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। देश के बहुजनों, दलितों, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। करने वाले एक ही विचारधारा वाले हैं। अगली बार आपसे कोई कहे कि मुसलमान तो बस विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, कहाँ हो रहा है बुरा, समानता है, तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर भेज दीजिएगा। और आपने अगर ये वीडियो अंत तक देख लिया है तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो और इस पूरे मामले पर आप कुछ भी कहना चाहते हो तो उस पर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी ऐसे ही वीडियोज़ आपके सामने आते रहें, एक्सप्लेनर वीडियोज़, और ख़ास तौर से वो वीडियोज़ जो अन्य माध्यमों से नहीं आ पाते हैं। इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।